नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, बीजेपी में क्या कुछ कहीं लीक हो रहा है? जैसे पानी लीक होने पर पैर फिसलने का खतरा रहता है, गैस लीक होने पर दम घुटने का खतरा रहता है, वैसे ही सत्तारूढ़ पार्टी में अगर लीकेज हो तो फिर सत्ता के चले जाने का खतरा बनने लगता है। और इस समय बीजेपी के सामने ऐसा ही खतरा दिख रहा है। खासकर घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद तो यह खतरा और बढ़ गया है। खैर, आगे बढ़ें इससे पहले कांग्रेस का एक ट्वीट देखते हैं जिसमें एक ऑडियो सुनाई दे रहा है, और वो भी उस वक्त जब पीएम मोदी G20 के भाषण के लिए बैठे हुए थे। जरा इसे देख लीजिए। जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तो बड़े जो हमारे साथ कुछ और जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तो बड़े जो हमारे साथ कुछ और। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तब कंट्रोल रूम से आवाज आई कुछ लीक हो रहा है। अब पीएम के भाषण के वक्त क्या लीक हो रहा था और इससे किस तरह का खतरा बीजेपी को दिखा, यह तो बीजेपी ही बता सकती है या उसके कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग बता सकते हैं। वैसे मोदी के दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं तो उनकी हर बात पर तंज कसा जा रहा है। जैसे G20 की बैठक में ही पीएम मोदी ने मीडिया से आग्रह किया कि वो बाहर चले जाएं, तो सोशल मीडिया पर इसका मजाक भी बन गया। इसे भी सुन लीजिए। मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। तो बहुत से लोग इस क्लिपिंग को साझा करते हुए मोदी और मीडिया दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसे मोदी ने उस मीडिया को बाहर जाने कह दिया जिसने 9 साल दिन रात उनकी भक्ति की। हालांकि अब मीडिया के सुर भी बदल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देश में बदलाव की हवा चल रही है। 8 से 10 तारीख तक यानी 8 से 10 सितंबर तक तो देश में केवल G20 की ही चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उपचुनावों में बीजेपी जिस तरह हारी और इंडिया ने जैसे उसे धोबी पछाड़ दिया है, उसके बाद झक मारकर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी उपचुनाव के नतीजों की चर्चा करनी पड़ी। वरना इसके पहले मजाल है कि मोदी की जगह किसी और की चर्चा मीडिया में होती। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चल लिए, तब भी उन्हें मीडिया ने वो स्पेस नहीं दी जिसके वो हकदार थे। लेकिन 1 साल में ही देश की फिजा भी बदल गई और मीडिया की जुबान भी बदल गई। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सबकी चर्चा होने लगी है। इधर इंडिया के बैनर तले हुए दल भी अब अलग अलग नहीं बल्कि एक जैसी जुबान बोल रहे हैं। यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और केरल, इन चारों जगहों पर बीजेपी को परास्त करने के बाद यही कहा गया कि यह इंडिया की जीत है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उपचुनावों में जीत को इंडिया की जीत बताया है। दरअसल भारत और इंडिया का विवाद खड़ा कर इंडिया को कमजोर करने की कोशिश में लगी बीजेपी को यह तगड़ा जवाब है। वैसे सोशल मीडिया पर दोस्तों इंडिया और भारत को लेकर एक रोचक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को जरा देखिए। G20 की बैठक में इस बार मोदी के आगे भारत लिखा हुआ है, लेकिन पहले की एक तस्वीर में इंडिया लिखा हुआ था। यानी साफ है कि इंडिया गठबंधन का जवाब न देने से लाचार होकर मोदी अब भारत के इस्तेमाल पर उतर आए हैं। लेकिन इंडिया हो या भारत, यूपी कहें या उत्तर प्रदेश, बीजेपी अपनी हार को जीत नहीं कह सकती है दोस्तों। उसे वो शिकस्त, पराजय या डिफीट या फेल्योर ही कह सकती है। और बीजेपी की इसी शिकस्त को अखिलेश यादव ने 50,000 पछाड़ कहा है। जी हां, अखिलेश यादव ने हमारे कार्टूनिस्ट इरफान के एक कार्टून को भी रिपोस्ट किया है, और जिसमें उनकी साइकिल आगे है और पीछे बुलडोजर खुद ध्वस्त पड़ा है। आपको बता दूं कि योगी ने अपने शासन में बुलडोजर को सत्ता की ताकत का सिंबल बना दिया था, मगर अब वही बुलडोजर विरोधियों को कुचलने की जगह खुद टूटा फूटा सा हो गया है। सवाल यह है कि क्या बुलडोजर खुद से टूटा या किसी ने उसे जानबूझकर टूटने दिया? और यहां एक सवाल फिर यह उठता है कि क्या यह सब बीजेपी में लीकेज के कारण हुआ है? क्योंकि उपचुनाव में आमतौर पर सत्तारूढ़ दल को ही जीत मिलती है। जैसे त्रिपुरा या उत्तराखंड में बीजेपी ने उपचुनाव जीत लिए, तो फिर यूपी में वो फेल क्यों हुई?
घोसी उपचुनाव तो हुआ ही इसीलिए क्योंकि बीजेपी ने सपा के विधायक को तोड़ लिया था। दारा सिंह चौहान पिछले चुनाव में सपा से ही जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई तो बीजेपी में आ गए, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा, जीत के जब आएंगे वो विधायक बन जाएंगे तो। लेकिन दोनों हाथों में लड्डू के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठे दारा सिंह चौहान। अब न तो मंत्री बनने का कोई चांस ही बाकी रहा, विधानसभा से तो वो बाहर हो ही गए और राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लग गया है क्योंकि जनता ने बार बार दल बदल करने को नकार दिया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी में दूसरे दलों से आए बाकी लोगों को भी सावधान अब हो जाना चाहिए क्योंकि जनता अब अपना गुस्सा जाहिर करने लगी है। दारा सिंह चौहान के साथ साथ सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर पर भी अब लोगों का गुस्सा फूटा है। राजभर ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ देना तय किया, अपनी पार्टी को एनडीए में शामिल करवाया, लेकिन घोसी की जनता ने उनके चुनाव प्रचार को फेल कर दिया। लेकिन इस नाकामी से जो है इस नाकामी में सबसे बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ पर उठ रहा है कि आखिर वो कैसे एक विधानसभा सीट जितवा नहीं पाए। यूपी में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और योगी भी लगातार दूसरी बार सीएम बन गए। कई बार तो हिंदुत्व से लेकर लोकप्रियता के मोर्चे पर योगी की तुलना मोदी से होने लगती है। योगी के लिए यह भी कहा जाता है कि अगर वो केंद्र की राजनीति में आए तो मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पिछले यूपी चुनाव में कई तस्वीरें सामने आईं जिसमें योगी को अकेला पड़ते दिखाया गया, यानी मोदी बनाम योगी का मुद्दा बीजेपी में गर्म होता रहा और अब उसी गर्माहट से कुछ धुआं भी उठता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, घोसी चुनाव में हार को बीजेपी का कमजोर पड़ना बताया जा रहा है, इसे मोदी की नाकामी कहा जा रहा है। तो क्या यहां कुछ बाजीगर जैसा खेल हुआ है जिसमें हार कर भी कोई कुछ जीत गया है? दरअसल घोसी में योगी का प्रचार तो काम नहीं आया और मोदी के खासम खास रहे AK शर्मा भी यहां नाकाम रहे, जबकि उन पर तो भूमिहारों को साधने का जिम्मा था। मोदी के खास करीबी का भी फेल हो जाना जाहिर कर रहा है दोस्तों कि बीजेपी में कहीं कुछ बड़ा झोल चल रहा है जिसमें बड़े कायदे से मोदी को ही घेरा जा रहा है। मोदी ने तीसरी बार भी पीएम बनने का दावा तो कर दिया है, लेकिन क्या यूपी के बिना यह दावा पूरा हो पाएगा या यूपी के लोग खुद इस बार पीएम के दावे को जुमला बना देंगे? घोसी की तरह अगर बाकी राज्य में भी बीजेपी का धुआंधार प्रचार वोटों में तब्दील नहीं हो पाया तो फिर मोदी का गुजरात लौटना तय मान लीजिए। गंगा पुत्र की जगह वो साबरमती या नर्मदा पुत्र बनकर शायद आगे की राजनीति वहीं पर करेंगे। घोसी ने बता दिया है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव भले हार गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी का दम अभी यूपी में बहुत है। अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला काम कर गया है और उसके आगे बीजेपी की मंत्रियों की फौज टिक नहीं पाई है। एनडीए को अखिलेश यादव ने पीडीए और इंडिया दोनों की ताकत के भरोसे हरा दिया। बीजेपी को न भूमिहारों के वोट मिले और न ही पसमानदा मुसलमानों के और न ही ओबीसी के वोट मिले। इसी यूपी में एक्सप्रेसवे के सहारे आप याद कीजिए रफ्तार भरने की कोशिश की थी मोदी जी ने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान सीएम आदित्यनाथ योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चलते हुए दिखाई दिए थे। वो तस्वीर तो आपको शायद याद होगी। आइए एक बार देख लीजिए इस तस्वीर को। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या इस तस्वीर में जो संदेश दिया गया था, क्या इसका कुछ उल्टा योगी जी ने कर दिया है? सोचिए, पूरा जोर लगाकर सोचिए। अभी 8 महीने का वक्त बचा है, लोकसभा चुनावों में बचा है और तब तक सोचने के ऐसे कई और मौके शायद मिल जाएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।